इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 14 जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता की ये परिचय वाली वीडियो होगी, यानी कि जो भी विषय है पाठ में वो सारे हम समझने वाले हैं। सारे के सारे फॉर्मूले और विषय समझने के बाद जो भी इसका भाग 2 होगा जिसमें प्रश्नावली 14.1 को किया जाएगा। भाग 1 भाग 2 दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए पीडीएफ में, संपूर्ण किताब की फॉर्मूला शीट पीडीएफ में चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसको जरूर चेकआउट कर लेना, पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना। परीक्षा के समय बहुत अच्छे से रिवीजन यहां से आप कर सकते हो। तो जो भी हमारा यहां पर पाठ 14 है प्रायिकता, इसका परिचय शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ 14 जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। इसको समझने का बड़ा आसान तरीका यह होगा कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कौन मैच जीतेगा? अगर आप ये बता सकते हो कि इंडिया के जीतने की कितनी संभावना है, पाकिस्तान के जीतने की कितनी संभावना है, उसी को प्रायिकता बोला जाएगा। वैसे पाकिस्तान की तो जीरो लगता है मुझे, ठीक है। सो यहां पर देखो, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है उसको पीई से दर्शाया जाता है। अब इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला समझने के लिए एक डंडा लगा लो। ऊपर की तरफ हम यहां पर लिखेंगे ई के कुल परिणामों की संख्या। ई यहां पर हमारा जो भी है, जो भी ये ई है ना, ये हमारा होता है जो जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है। और ई के अनुकूल जो परिणाम होंगे ना वो ऊपर लिखे जाएंगे, और जो भी मेरे पास नीचे आएगा उसमें क्या होगा, सभी परिणामों की संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे मैच होता है, मैच में कितनी टीम है? दो टीम होती हैं। अगर दो टीम मैच में है तो कौन सी टीम के जीतने की? दो टीम है, इंडिया और पाकिस्तान। तो मान लो इंडिया के जीतने की संभावना कितनी होगी? इंडिया कितनी टीम है? एक ही टीम है, तो 1/2 इंडिया के जीतने की संभावना होगी और 1/2 पाकिस्तान के जीतने की संभावना होगी। हालांकि उनके बैट्समैन और बॉलर्स बहुत अच्छे नहीं, आई थिंक इंडिया ही जीतेगी, लेकिन फिर भी संभावना के नजरिए से देखें तो 1/2 यहां पर हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई भी हमारे पास एक सिक्का होता है, उसमें दो दो तरफ होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है चित्त और एक होता है पट। अगर मैं आपसे बोलूं कि पट जो होता है उसके आने की संभावना क्या होगी, तो पट कितना होता है सिक्के में? एक साइड होता है, तो 1/2 पट होने की यहां पर हो जाएगी प्रायिकता, या फिर बोल सकते हैं संभावना। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। इसी फॉर्मूले से सभी के सभी प्रश्न हल होंगे, लेकिन और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी अच्छे से आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता, जो हमारे पास यहां पर सबसे पहला बिंदु आया है, इसमें कोई भी घटना है जो निश्चित होगी ही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया 100% इंडिया ही जीतेगी, पाकिस्तान को तो धूल चटा देंगे। तो निश्चित घटना है ये कि इंडिया ही जीतेगी, और ऐसा रिजल्ट भी आ रहा है लास्ट मैचेस से कि इंडिया जो है वो हमेशा जीतती रही है। तो हम बोलेंगे कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक होती है। ऐसी घटना जो 100% है, होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता क्या है? एक हो जाएगी। जैसे कल सूर्य उदय होगा, कंफर्म है भाई, होगा, तो 100% चांस है, होगा, तो हम बोलेंगे उसकी प्रायिकता कितनी होगी, उसकी संभावना कितनी होगी? एक हो जाएगी। इसी तरह से असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव यानी कि इस तरह से लगा लो कि भाई रात को सूर्य उदय होगा, अब रात को तो होता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या होगी? असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? वो होती है 0। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। इसके अलावा हमारे पास आता है पूरक प्रायिकता। पूरक प्रायिकता जो होती है उसको दर्शाया जाता है यहां पर P, उसके बाद मेरे पास यहां पर E लिखा जाता है और E के ऊपर बार लगा दिया जाता है। ये होता है मेरे पास संभावना E के लिए, और ये होता है संभावना E के लिए नहीं। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर है, नहीं होना चाहिए इसमें, ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी मेरे पास यहां पर है नहीं होना चाहिए इसमें ई, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ई बार का मतलब क्या हो जाएगा? ई नहीं, या फिर नहीं होना चाहिए इसमें ई, इस प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है। अब जो भी मेरे पास यहां पर ये दो एक्स्ट्रा बिंदु बनाए गए हैं, इनका अर्थ क्या है? एक बात को समझो, जो भी हमारे पास प्रायिकता होती है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, जिससे पी से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास प्रायिकता होती है किसी भी ई के लिए, किसी भी घटना के लिए जो हम ज्ञात करते हैं प्रायिकता, वो प्रायिकता हमेशा क्या होगी? एक से छोटी होती है और एक के बराबर होती है।
ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? एक हो सकती है, एक से बड़ी नहीं हो सकती, एक के बराबर हो सकती है। और कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम ये हो सकती है शून्य, और शून्य के बराबर भी हो सकती है। यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होगी वो जीरो से बड़ी होगी, जीरो के बराबर होगी, एक से छोटी होगी, एक से यहां पर बराबर हो जाएगी। अगर बोल दिया जाए कि संभावना हमें कितनी मिली है, 1.8 मिली है, तो ऐसा संभव होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक से बड़ी हो जाती है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके इससे आप उसको हल कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे यहां पर, मान लो जो भी मेरे पास यहां पर घटना है उसकी प्रायिकता, और इसके बाद जो भी हमारे पास पूरक प्रायिकता होती है उसकी बात करेंगे। जो भी मेरे पास घटना की प्रायिकता है पीई से दर्शाया जाता है, पूरक प्रायिकता को दर्शाया जाता है पीई बार से, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इन दोनों को हमेशा जोड़ने पर कितना आता है? एक आता है। इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आएगा कई सारे प्रश्नों को हल करने में। तो इस वाले पेज पर हमने जो भी प्रायिकता होती है उसका फॉर्मूला समझ लिया। निश्चित प्रायिकता एक, असंभव प्रायिकता जो होती है, मतलब असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। पूरक प्रायिकता क्या होती है वो हमने समझा। प्रायिकता की जो भी हमारे पास प्रायिकता की रेंज होती है, 0 से 1, 0 के बराबर भी होगा, 1 के बराबर भी होगा। जो भी प्रायिकता होती है किसी भी घटना की और उसकी पूरक प्रायिकता, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 1 आता है। ये सारी चीजें हमने समझ ली, यहां सभी बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं। अब हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है, लूडो खेलने वाली जो डाइस होती है उसको फेंका जाता है, या फिर ताश के पत्ते जो होते हैं, इनको डिटेल में समझ लेते हैं, तभी हम प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलो सिक्कों से शुरू करते हैं अगले पेज पर। बारी आएगी यहां पर सबसे पहले कॉइन को समझने की। कॉइन को हिंदी में सिक्का कहा जाता है भैया। पैसे जो होते हैं हमारा, 1 रुपए वाला सिक्का, 2 रुपए वाला सिक्का, 5 और 10 वाले सिक्के भी आते हैं। तो जो भी हमारा सिक्का होता है, किसी भी सिक्के को आप देखोगे तो एक साइड में उसके क्या होता है? एक साइड में उसके चित्त होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चित्त होता है। चित्त को एच फॉर हेड कहा जाता है। और दूसरे वाला हमारे पास क्या होता है? पट होता है। और पट को क्या बोला जाता है? टेल बोला जाता है। ये बात ध्यान रख लेना, चित्त को हेड बोलते हैं, पट को टेल बोलते हैं। ये आपने याद कर लिया ना। तो हम एक सिक्का अगर उछालेंगे, मान लो हमारे पास एक सिक्का है, अगर मैं उस सिक्के को उछालता हूं तो सिक्के में क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है यानी कि चित्त आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है जिसको हम पट बोलते हैं। यहां पर मैंने क्लियरली आपके लिए लिख दिया है। तो मैं हेड टेल का यहां पर इस्तेमाल करूंगा, आपको भी इसी का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसको लिखना आसान हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यानी कि कुल कितने यहां पर मेरे पास हैं? कुल कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर? कुल कितने परिणाम होते हैं? कुल 2 परिणाम यहां पर मुझे मिलते हैं। एक सिक्का उछालने में 2 परिणाम होते हैं, लेकिन 2 सिक्का उछालेंगे तो कितने परिणाम होंगे? बात को समझना। यहां पर हमारे पास कैसे होगा? देखो, 2 सिक्के अगर मैंने उछाले, एक में मेरे पास यहां पर क्या आ जाए? चित्त आ जाए, दूसरे में मेरे पास पट आ जाए, या फिर ऐसा कर लेते हैं दोनों में मेरे पास क्या हो जाए? चित्त चित्त आ जाए, हेड हेड आ जाए। एक में मेरे पास यहां पर पहले वाले में क्या आ जाए? चित्त आ जाए, दूसरे वाले में पट आ जाए, हेड टेल आ जाए। पहले वाले में हो सकता है टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। जो भी ये चित्त होता है इसको हेड, पट होता है टेल, ये याद जरूर कर लेना दोस्तों, अदरवाइज दिक्कत आएगी। इसके बाद हमारे पास यहां पर क्या होगा? मान लो दोनों में यहां पर क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए, या फिर बोल सकते हैं पट आ जाए। तो हमारे पास अगर 2 सिक्के उछालते हैं तो जो भी कुल परिणाम होते हैं वो कुल परिणाम कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कुल परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। मान लो इनको बिना लिखे हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। जो भी मेरे पास एक सिक्का होता है उसके कुल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। और सिक्कों की संख्या कितनी है? यहां पर सिक्कों की संख्या क्या करना है? जितने भी सिक्कों की संख्या है वो हम इसकी पावर बना देंगे। 2 की पावर 2 कर दो तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। अब चलो 3 सिक्कों के लिए आते हैं। 3 सिक्के अगर उछाले जाएंगे तो पहले वाले सिक्के में मेरे पास हेड 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 आ जाए, मतलब तीनों सिक्कों में हेड 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 आ जाए। उसके बाद हो सकता है पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में हेड, तीसरे वाले में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर हेड टेल टेल आ जाए। ऐसे हो सकता है भाई, 4 संभावनाएं ऐसे बनेंगी। इसके अलावा मेरे पास ऐसे भी तो हो सकता है कि जो भी मेरे पास यहां पर टेल टेल हेड है वो आ जाए, उसके बाद मेरे पास यहां पर टेल हेड टेल आ जाए, और उसके अगला मेरे पास ये हो सकता है टेल आ जाए, उसके बाद मेरे पास यहां पर हेड हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि टेल 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 आ जाए। यहां पर तो मैंने लिख दिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अगर मुझे ज्ञात करना है कुल परिणाम होंगे कितने,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास यहां पर सिक्के हैं, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो होते हैं। कितने सिक्के उछाले गए हैं, जितने सिक्के उछाले गए हैं वो उसकी पावर कर दो, 2 की पावर 3 का अर्थ हो जाएगा 2 गुना में 2 इसका मतलब है कि कुल मेरे पास यहां पर जो है परिणाम वो कितने होंगे, 8 होंगे। यहां पर हमने उन 8 परिणामों को लिख भी लिया है। जैसे एक सिक्के को उछाला तो हेड और टेल, 2 सिक्कों को उछाला तो ये यहां पर हमारे पास क्या होंगे, परिणाम निकल कर आएंगे। 3 सिक्कों को उछालेंगे तो ये 8 परिणाम निकल कर आएंगे। हमें ये परिणाम भी लिखने आने चाहिए और कितने परिणाम होंगे उसको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। ठीक है, सिक्कों से संबंधित जो भी हमारा विषय है वो कंप्लीट हुआ। बात करेंगे अब लूडो की। जो भी गोटी होती है, डाइस होती है, उसकी अगले पेज पर। जो भी लूडो की ये डाइस होती है इसको पासा बोला जाता है। अगर एक है तो पासा बोलेंगे, अधिक है तो पासे बोलेंगे। अब एक पासा फेंका जाए, मान लो हमने ये एक पासा फेंका, इसके सारे के सारे परिणाम कौन से होते हैं भैया, एक तरफ इसमें एक होता है, फिर दो होता है, फिर तीन होता है, फिर चार होता है, इसके बाद मेरे पास पांच और छह। इसके कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम अगर हम इसके देखेंगे तो वो हमारे पास कितने निकल कर आते हैं, छह निकल कर आते हैं। यहां पर हमने लिख भी दिए। लेकिन मान लो दो पासे फेंक दिए जाएं, दो पासे फेंके जाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखो। एक पासे के कितने पहलू हैं, यहां पर एक पासे के पहलू हैं कुल छह। अगर यहां पर मैंने दो पासे फेंके हैं, पासों की संख्या को हमेशा क्या करना है, पावर बना देना है। जैसे पीछे वाले पेज पर हम क्या करते थे, सिक्कों की जो संख्या है उसको हम पावर लगा देते थे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और उस सिक्कों की पावर जो होती है वो सिक्कों की संख्या बनाते थे हम। ठीक है, अब यही काम यहां पर करेंगे। एक जो भी मेरे पास पासा है उसके कुल छह पहलू होते हैं, दो पासे हैं, इसकी पावर बना दी तो छह की पावर दो कितना हो जाएगा मेरे पास, 36 हो जाएगा। तो जो भी कुल परिणाम यहां पर निकल कर आएंगे वो 36 होंगे। अब ये 36 परिणाम कौन कौन से हैं यहां पर लिखते हैं, सारे के सारे आप भी लिखो मेरे साथ। यहां पर क्या होगा, एक एक आएगा, उसके बाद अगला परिणाम मेरे पास क्या हो जाएगा, एक दो हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास यहां पर एक तीन हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे तो मेरे पास यहां पर एक चार होगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर एक पांच, आगे मेरे पास यहां पर आ जाएगा एक छह। इसी प्रकार से अगली लाइन में एक के साथ हमने सभी संख्याओं को लिख दिया। आगे मेरे पास यहां पर दो से एक, बिल्कुल इसी प्रकार से आप फटाफट से यहां पर लिख सकते हो। दो दो आ जाएगा, मैं फटाफट से लिख देता हूं आप सभी के लिए। भाई जितना समय रील देखने में लगाते हो ना, उसका आधा समय भी स्पीक एक्स में इंग्लिश सीखने में लगाते, तो आज बेरोजगार नहीं बैठे रहते ऐसे। मैं भी बहुत रील्स। सभी के सभी परिणाम यहां पर मैंने लिख दिए हैं। शुरुआत की थी एक एक से, उसके बाद मेरे पास छह छह यहां पर आ जाता है। अब जो भी मेरे पास ये परिणाम आए हैं कुल कितने होने चाहिए, 36 होने चाहिए। तो ऐसे काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच छह, और इस तरह से एक दो तीन चार पांच छह। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक वर्ग बन जाता है। 6 गुना में 6 कितना हो जाएगा, 36 कुल परिणाम यहां पर आ जाते हैं। अब इन कुल परिणामों में आपको बड़े ध्यान से एक बात को समझना है कि इसके जो भी डायगोनल होते हैं, डायगोनल का अर्थ होगा जो भी इसके विकर्ण होते हैं, वहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर जो भी मेरे पास ये 4 1 आया है, इसका विकर्ण लेकर चलता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि जो भी इसके विकर्ण पर संख्याएं हैं, इन दोनों का जोड़ करूंगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 और 2 ये भी 5 होता है, 2 और 3 ये भी 5 होता है, 1 और 4 ये भी 5 होता है। तो विकर्ण पर हमारे पास जो भी संख्याएं होंगी उनका जोड़ करने पर हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा, विकर्ण पर जोड़ हमेशा यहां पर बराबर मिलता है। किसी भी विकर्ण को पकड़ सकते हो आप। जैसे यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा विकर्ण जो होता है इसका, उसको ले लेते हैं। तो इस वाले विकर्ण पर आप देख सकते हो जोड़ कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 और 2 7, ये भी हो जाएगा मेरे पास 6 और 1 7 है। इसी प्रकार से यहां पर आप ऐसे देखो, इस वाले विकर्ण पर देखो, मेरे पास यहां पर दोनों जगह पर क्या आ रहा है, डबल डबल आ रहे हैं। हर जगह पर ये मेरे पास क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, विकर्ण पर बराबर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन